दोस्तों, आप सभी का लॉ सिखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। पहला आर्टिकल जो है ये आर्थिक और विभिन्न आधारों पर जो असमानता है, इन इक्वालिटीज है, उस बारे में बात करता है। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से इसका इवोल्यूएशन हुआ है और किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, किस तरीके से ये बना है, उस बारे में बात करता है। तो चलिए मैं आगे बढ़े उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। अब आते हैं हमारे एमसीक्यू के ऊपर। वो आज का एमसीक्यू यह है कि उज्ज्वला योजना निम्न में से किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन ए है एलईडी बल्ब्स, ऑप्शन बी है एलपीजी कनेक्शन, ऑप्शन सी है न्यूट्रिशन या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। वो ये है कि उन सारे आपको इवेंट्स के बारे में चर्चा करनी है जो कि हमारे संविधान के निर्माण के वक्त महत्वपूर्ण थे। उसी के साथ में अलग अलग पर्सनालिटी जिनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल रहा है, उनके बारे में भी आपको आपके उत्तर में चर्चा करनी है। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए हमारे पहले आर्टिकल की ओर आते हैं। तो कोविड के चलते हुए इनइक्वालिटीज जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। हाल ही में पॉवर्टी इंडेक्स भी आया, उसके साथ ही साथ हमें वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स भी, हमने रिपोर्ट भी देखी जिसमें ये इंडेक्स दिया गया था, इनइक्वालिटीज बताई गई थी। तो कोविड के चलते हुए ये जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इनइक्वालिटी का बड़ा एक फैक्टर होता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और सोशल मोबिलिटी, ये और बढ़ गई है। तो यहाँ पर अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो भारत में अगर असमानता देखें तो ये 3 महत्वपूर्ण कारकों पर बताई जाती है। खपत के, जिसे कंजम्पशन कहा जाता है, आय, इनकम और धन, वेल्थ के आधार पे। उसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण कड़ी रहती है वो होती है सोशल मोबिलिटी, मतलब सामाजिक स्तर पे आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको कितनी स्वतंत्रता है कि आप इस असमानता, किसी असमानता को खत्म करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इकोनॉमिक लैडर में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर जो डिसएडवांटेजियस हाउस होल्ड है इन्हें काफ़ी कम चांस होता है, इनका काफ़ी कम मौका मिलता है। तो कोविड के चलते हुए मार्केट की इनइक्वालिटीज़, मार्केट में इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ी है। इनमें 2 महत्वपूर्ण इनइक्वालिटी जो है ये है, पहली शिक्षा की असमानता, एजुकेशन इनइक्वालिटीज़। बिकॉज यहाँ पर कोविड के चलते हुए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, जो फिजिकल एजुकेशन दिया जाता था वो बंद हो गया और सारा एजुकेशन सिस्टम जो है ये वर्चुअल माध्यम पर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर वर्चुअल माध्यम पर शिफ्ट होने से एक महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई कि जो लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी और जिनके पास में डिवाइसेस थे उनका एजुकेशन तो कंटिन्यू रहा, लेकिन जहाँ पर सुदूर गांवों में और जो निम्न आय वर्ग के लोग थे उनके लिए काफ़ी ये दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ता। तो इसके चलते हुए यहाँ पे शिक्षा, यहाँ पर सरकार के द्वारा RTE का प्रावधान है, कानून है हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद भी ये शिक्षा से वंचित रहे क्योंकि इनके पास में संसाधन, रिसोर्सेज की कमी थी। तो यहाँ पर जो एक असमानता थी, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो असमानता को ख़त्म करने में मदद करता है, लेकिन एजुकेशन में ही हमें इनइक्वालिटीज, शिक्षा में ही हमें असमानता देखने को मिली। उसके अलावा लेबर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो पैंडेमिक के बाद में अगर हम देखें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है इसमें काफ़ी कमी आई है। जो श्रमिक होते हैं इनकी संख्याओं में कमी आई है। उसके अलावा अगर हम CMIE के अनुसार देखें तो यहाँ पर 42.7% जो कि आंकड़ा था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में सितंबर दिसंबर 2019 में, वही कम होकर 40.2 हो गया मई अगस्त के यहाँ पर महीनों में 2021 में, इस वर्ष। तो यहाँ पर उसके अलावा बेरोजगारी दर भी बढ़ा है जो कि 7.5% से बढ़ के 8.6% हो गया है इसी पीरियड में। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स जो है वो अपने आप में संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। अब कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब बढ़ने से होता ये है कि गवर्नमेंट अपने फंक्शंस को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में शिफ्ट करती है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जो है वो भी ऑन रोल की बजाय ऑफ रोल एम्प्लॉयज़ पे ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि यहाँ पर उनको इतना ज़्यादा वेलबींग को ध्यान नहीं दिया जाता है जो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में वर्क करते हैं। उसके साथ में कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब वेल पेइंग भी नहीं होते हैं।
स्टेबल नहीं होते हैं और यहाँ पर इतने प्रोडक्टिव भी नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटी की बात होती है, जो सामाजिक सुरक्षा की बात होती है, इन कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स में नहीं मिलती है। अब इन्हीं जॉब्स के माध्यम से कहीं ना कहीं असमानता, इस वेल पेइंग अगर जॉब होती है तो यहाँ पे असमानता थोड़ी कहीं ना कहीं अलग अलग माध्यमों से कम होती है, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के चलते हुए कहीं ना कहीं असमानता खत्म होने की और ये एक नेगेटिव सिंबल है। उसके अलावा अगर हम वे फॉरवर्ड देखें तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था अगर यहाँ पे सुधार करती है, अपनी वापस उसी ट्रैजेक्टरी में लौटती है, तो कहीं ना कहीं इससे फायदा सबको होगा, उच्च वर्ग को भी, साथ में साथ निम्न आय वर्ग को भी। उसके अलावा एक और चीज़ ये बताई गई है कि इसके बेनिफिट्स जैसे मैंने बताया दोनों को मिलेंगे। और उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि सरकार को इस और ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हर बार यही देखा जाता है कि जब भी असमानताएं बढ़ती है तो जो रिच लोग हैं उन पर हायर टैक्सेशन लगाया जाता है, लेकिन हायर टैक्सेशन लगाना इस समस्या का, असमानता का उपाय नहीं होता। तो हायर इनइक्वालिटी के चलते हुए लोअर सोशल मोबिलिटी हो जाती है। तो सरकार को यहाँ पे रास्ता निकालने की आवश्यकता है कि किस तरीके से सोशल मोबिलिटी बढ़े, और अगर सोशल मोबिलिटी बढ़ती है तो उससे इनइक्वालिटी, असमानता जो है वो कम ही होगी। उसके अलावा पॉलिटिकल एक्सपेक्टेंसी की बात करी गई है यहाँ पे कि जो पॉलिटिकल एक्सपेक्टेंसी है इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि ये दिक्कत ना हो। चलिए हमारे दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो कि भारतीय संविधान के बारे में है। भारतीय संविधान को सेलिब्रेट करने के लिए, इसके मॉरल्स के प्रिंसिपल सेलिब्रेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया जाता है 26 नवंबर के दिन। इस एनडीए सरकार के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को शुरू किया गया। 26 नवंबर को ये दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान यहाँ पर बनके तैयार हुआ था 1949 में। एक थोड़ा सा हम रिफ्रेशर यहाँ पर देख लेते हैं, संविधान के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ये, द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ईयर्स ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक बहुत लंबे स्ट्रगल के, फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता आज़ादी के संग्राम के बाद में हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिला, जिसके द्वारा अब हमारा देश बन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड 1935 से ही चली आ रही थी, लेकिन उसके बाद में 11 वर्षों के बाद 1946 में फिर ये मौका मिला कि हम हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना पाए। उसके अलावा यहाँ पर देखें हम तो यहाँ पर द सेम वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर संविधान सभा की बात की गई थी, यहाँ पर इलेक्शन की भी बात की गई थी, लेकिन जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है इसे इलेक्शन के फॉर्म में नहीं चेंज किया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यहाँ पे सभी वर्गों को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। ये एक बहुत अच्छी बात थी जो कि हमारी विविधता को दर्शाता है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जैसे मैंने बताया 26 नवंबर 1949 को यह संविधान जो है कंप्लीट हो गया था और एडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही। उसके बाद में ये 26 जनवरी से लागू किया गया, जिस दिन हम 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, जिस दिन हम हमारा गणतंत्र दिवस बनाते हैं। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बड़ा योगदान जो है दो व्यक्तियों की बात की गई है इस आर्टिकल में। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री। जो हमारा प्रीएम्बल है, ये प्रीएम्बल कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से आया है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। उसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। अगर हम डॉक्टर अंबेडकर की ही बात करें तो वो खुद इस चीज़ को देखकर सरप्राइज थे कि जिस कंट्री में इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड क्लासेस ऑफ सोसाइटी जो है वो इतने लंबे समय तक दबाया गया है, एक वर्ग को उसे फाइनली यहाँ पर अपने सारे अधिकार मिले। अब हाल ही में हम आते हैं कि किस प्रकार से इस आर्टिकल में एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन यहाँ पर हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एनवी रमन्ना, इनका स्पीच था। इस स्पीच में इन्होंने कुछ बातों पर चर्चा करी थी, जिसमें जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी की इन्होंने बात की थी। कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है, विधायिका और जो कार्यपालिका है, विधायिका और कार्यपालिका की जवाबदेही तय की गई है। जो हमारी लेजिस्लेचर है, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, हमारी सरकार है, एग्जीक्यूटिव है, ये लोगों के लिए यहाँ पर लोगों
के द्वारा यहाँ चुने जाते हैं, इसलिए लोगों के लिए यहाँ पर जवाबदेह वह होते हैं। वही यहाँ पर जुडिशरी को इंटेंशनली यहाँ पर किसी बड़ी अकाउंटेबिलिटी से बाहर रखा गया है। कई देशों में जो जुडिशरी है ये अकाउंटेबल रहती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को, लेकिन हमारे देश में ये चीज़ नहीं है। उसके अलावा हमारे संविधान में आर्टिकल 142 है, आर्टिकल अनुच्छेद 142, जहाँ पर ये शक्ति दी गई है न्यायालय को कि वो कंप्लीट जस्टिस के लिए जो एक असीमित सी पावर यहाँ पर उनके पास में दी गई है। उसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जो कि केशव नंदा भारती केस में बताया गया, तो यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी, जिससे एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर ना बदल सके। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने जुडिशरी का महत्व बताया है, किस तरीके से हमारे संविधान निर्माताओं ने ही यहाँ पर जो अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को नहीं तय करते हुए हमारी जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता बनाए रखी है। तो चलिए आज का विश्लेषण जो है हमारा यही समाप्त होता है। आप चाहे तो हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ।